नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। महाराष्ट्र चुनावों और यूपी उपचुनाव में मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस तरह की शानदार विजय हमें मिली है, उससे एक बार और स्पष्ट हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा आज भी जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। वहां पर बीजेपी को मिली अपार सफलता ने मोदी की जनहितकारी नीतियों पर जनता के भरोसे की मुहर लगाई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दुष्प्रचार करने, झूठ फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिर भी वहां कांग्रेस और उसके गठबंधन का सफाया हो जाना यह दिखाता है कि जनता समझदार है, उसे अब झूठ और फरेब से बहलाया नहीं जा सकता। यूपी की जनता ने भी बड़ा संदेश देकर बताया है कि वो मोदी और योगी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा से 46,167 मतों के भारी अंतर से विजय प्राप्त करने पर सुनील सोनी को हार्दिक बधाई दी है। अग्रवाल ने इस ऐतिहासिक विजय को रायपुर दक्षिण की जनता के बीजेपी की विचारधारा, विकास और जनसेवा में अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, यह जीत रायपुर दक्षिण की जनता की आकांक्षाओं और सपनों की जीत है। जनता ने लगातार 9वीं बार कमल को खिलाकर यह साबित कर दिया है कि उनका भरोसा केवल बीजेपी की नीति, नीयत और नेतृत्व पर है। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण हमेशा से उनका घर रहा है और वहां की जनता उनके दिल में बसती है। अग्रवाल ने 35 वर्षों के विश्वास को बनाए रखने के लिए और एक बार फिर से बीजेपी को जिताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और आगे भी कहा कि आज वह जो कुछ भी है वह जनता जनार्दन के आशीर्वाद से है। जब तक जीवन है तब तक जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। सांसद महोदय, 3 बड़े मुद्दे लेके कांग्रेस उतरी थी और जीत का दावा कर रही थी, तो यह पूर्ण रूप से खारिज हो गई तीनों की तीनों डिमांड? निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है। वायनाड से अभूतपूर्व विजय हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बधाई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की जनादेश शिरोधार्य है। उपचुनाव के परिणाम पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए। पूरी पार्टी, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ा। उपचुनाव का रिजल्ट आमतौर पर सत्ता दल के पक्ष में आता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने 5 उपचुनाव जीते थे। जो जनादेश आया है उसे कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। जनता के हित और सरोकार के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण उपचुनाव, दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे और पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से दक्षिण को ही हम हारे थे। लेकिन इस उपचुनाव में, अमूमन उपचुनाव में जो परिणाम आते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते हैं। जब हम सरकार में थे तो 5 उपचुनाव हमने जीता था। तो कोई ये इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ पे हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं।
वन एवं जलवायु विभाग द्वारा वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती के लिए वन मंडल राजनांदगांव और खैरागढ़ वन मंडल को आवंटित 107 वन रक्षक पदों के लिए कुल 42,666 अभ्यर्थियों को शारीरिक मापजोख और दक्षता परीक्षण के लिए पात्र पाया गया। शारीरिक माप खोज और दक्षता परीक्षण की कार्रवाई 25 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से मिनी स्टेडियम बजरंगपुर नवागांव राजनांदगांव में की जाएगी। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर यदि पराली जलाई और मामला अदालत तक पहुंचा तो फिर किसानों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि जबलपुर बार एसोसिएशन ने पराली जलाने वाले किसानों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है। बार एसोसिएशन ने बार अध्यक्ष धन्य कुमार जैन का कहना है कि किसानों को यह बताया जाएगा कि पराली का सही तरीके से उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। किसान अक्सर धान की कटाई के बाद खेतों में लगी पराली को जला देते हैं। इससे प्रदूषण के साथ ही खेत में मौजूद जीव जंतुओं और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान होता है। जिला प्रशासन ने कई बार किसानों को समझाया, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला। ऐसे में हाईकोर्ट बार आगे आया है। पर्यावरण और जनहित को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है। पराली जलाने को लेकर अभी हमारे अधिवक्ता संघ और तमाम देश देख रहा है कि पूरे देश में पराली जलाने के कारण प्रदूषण इतना तीव्र हो गया है कि लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है। दिल्ली में तो कोई बाहरी वाहनों का प्रवेश निषेध हो गया। घर से दफ्तरों में छुट्टियां, स्कूल की छुट्टियां, घर से दफ्तरों का काम करिए, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। जो पंजाब हरियाणा के प्रदेश थे जहां पर पराली जलाने की बहुत अधिक घटनाएं हुआ करती थी, वहां आजकल घटनाएं कम हो रही हैं। और हमारे यहाँ प्रदेश मध्य प्रदेश में जहाँ की पराली जलाने कोई घटना ही थी, यहाँ पर कई गुनी बढ़ गई हैं। तो आज की तारीख में अपन बाहर निकलो तो हर जगह किसान सबसे सीधा उपाय देखता है कि खेत में आग लगा दो। अरे भैया, तुम एक खेत में जरा सी अपनी सुविधा से बचने के लिए खेत में आग लगा देते हो, उसकी भूमि की पूरी बंजर, उसमें उपजाऊपन के जो जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, धरती बंजर हो जाती है। उसमें रासायनिक खाद डालते हो तो वो जीवों के लिए, हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाता है। वो धरती माँ। और अब बात बिहार की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन बेहटा दानापुर एलिवेटेड सड़क और राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि बेहटा दानापुर एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करे। इससे लोगों के आवागमन और सुलभ होगा। इसके साथ ही उनके समय में भी बचत होगी। इस पथ को दानापुर स्टेशन के पास के आरओबी से जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण से बेहटा एयरपोर्ट जाना सुगम हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बेहटा के दिलवारपुर में बनाए जा रहे राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF मुख्यालय के भवन के निर्माण कार्य की प्रगति का भी उन्होंने जायजा लिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में किसी भी स्थिति में अवैध खनन नहीं होगा। राजस्व की लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। इस धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण कर अवैध कारोबार पर नकेल कसा जा रहा है। कार्रवाई करते हुए 3000 ट्रकों को जब्त किया गया है, जिनमें करीब 15 लाख CFT बालू बरामद हुआ है और इस धंधे से जुड़े 5 लोग को भी गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने करीब 100 करोड़ का जुर्माना भी बालू माफिया से वसूला है। विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह संकल्प है कि जो भी अवैध खनन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। राजस्व संग्रह को दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। कि जिनमें ये डिटेल नंबर, मोबाइल नंबर आता है, उस पर डिटेल आता है। कमांड कंट्रोल से हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं और वैसे लोगों को ट्रक पर 10,000 रुपया, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषित किया है। और वह इनाम लगभग 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को हम लोग देने भी जा रहे हैं। % तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। और अब बात होगी झारखंड की, जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन को 81 सीटों में से 56 सीटें मिली हैं।
चुनाव परिणाम आने के बाद अब नई सरकार गठन को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में औपचारिक रूप से हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा और राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद शनिवार शाम को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पर्यवेक्षक समेत अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान नए मंत्रिमंडल के स्वरूप की प्रारंभिक चर्चा भी हुई है। संभावना है कि 26 नवंबर या उसके बाद किसी दिन सरकार का स्वरूप सामने आ जाएगा। बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने जेएलकेएम के जयराम महतो को 29,375 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा तीसरे नंबर पर रही। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जीत बेरमो की जनता की जीत है। यह जीत विकास और सरकार के काम की जीत है। अपने पिता का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि उनके पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किए गए कार्य की जनता सराहना करती है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को वह आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने काफी मेहनत की थी, जनता के लिए योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारा था। बहुत सारे कार्य हैं, मैं क्या बोलूं कितने कार्य हैं। अभी बेरमो को स्टेडियम को पूरा कराना है जो अभी बन रहा है, इंडोर स्टेडियम पूरा कराना है। कैबिनेट में हमारा एक यूनिवर्सिटी पास हुआ है विधानसभा में, उस यूनिवर्सिटी को धरातल पर लाना है वापस। गांगजोरी में वो पास हुआ है। परिसमन होने वाला है तो नगर परिषद का एरिया भी 2-3 और बनवाने हैं ताकि डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके और युवाओं को नगर परिषद का चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। बहुत सारे काम हैं। विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष को कुछ नहीं कहूँगा, विपक्ष को यही बोलूँगा, पहले भी बड़े भाई थे, अभी भी बड़े भाई हैं, आगे भी बड़े भाई रहेंगे, लेकिन आपको कम से कम मेरी जीत से एक सीख लेनी चाहिए कि जो बेरमो में रहता है वो परिवार है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे जनप्रतिनिधि के लोग हो। आप उसे बोरिया भी इस तरह बांध के जाने के लिए नहीं बोल सकते। और अब खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा में साइबर फ्रॉड के लगातार बढ़ रहे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। साइबर फ्रॉड के चलते लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों को पुलिस ने गंभीरता से लेना शुरू किया है। डिजिटल अरेस्ट के चलते न केवल आम आदमी बल्कि कॉरपोरेट जगत और सरकारी कर्मचारी भी इसका शिकार हो रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की माने तो साइबर फ्रॉड होने पर 6 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना मिलने पर साइबर फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसी जा सकती है और पीड़ित का 70% तक पैसा रिकवर किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर सूचना दें, जिससे साइबर फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। नए कानून के मद्देनजर अब अपराधियों की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा रहा है। डीजीपी की माने तो साइबर अपराध करने वालों की जानकारी 1930 पर तुरंत दे। 1930 पूरे देश में काम कर रहा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर गुरुग्राम की पुलिस लाइन में बनाए गए डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे लगातार बढ़ रहे मामलों पर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां द साबरमती रिपोर्ट फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उनके साथ द साबरमती रिपोर्ट नामक इस फिल्म को देखा। आपको बता दें कि इस फिल्म में अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपनी भूमिका निभाई है और इसी के मद्देनजर वह मुख्यमंत्री धामी से मिलने वहां पहुंचे थे। फिल्म गोधरा कांड की घटना पर आधारित है। स्वर्गीय जयदत्त वेला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत के सभागार में कैरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ के तत्वाधान में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्तरायणी संस्था दिल्ली का सहयोग रहा और संस्था से जुड़े सदस्य जेसी पंत, सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव भारत सरकार,
वीर श्रीधर पोखरियाल सेवानिवृत्त डीआईजी सीआरपीएफ, कांति वल्लभ धौलाखंडी सेवानिवृत्त वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस और सेवानिवृत्त कर्नल गोविंद सिंह बिष्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। सबसे पहले अतिथियों सहित प्रोफेसर पुष्पेश पांडे जो प्रधानाचार्य, उन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शहीद सम्मान समारोह में रानीखेत तहसील के आसपास के 8 वीर शहीदों के परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्तरायणी संस्था दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कैरियर संबंधी गुर भी सिखाए। इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ हुआ और महाविद्यालय की तरफ से आए हुए आगंतुकों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। समारोह में आए शहीदों के परिजन अपने परिजनों के बलिदान से गर्व महसूस करते हुए देश की सेवा को उन्होंने सर्वोपरि बताया। समारोह में देश में शहीदों को याद करते हुए वीर शहीद जवान के परिजनों को सम्मानित किया गया। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सयाना में अफ्रीका के दूल्हे और कैलिफोर्निया की दुल्हन की शादी चर्चा का विषय बनी रही। विदेशी मेहमानों के साथ भारत पहुंचे अफ्रीका के दूल्हे और कैलिफोर्निया के दुल्हन ने 7 फेरे लिए। भारतीय संस्कृति और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया गया। विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर यज्ञ में आहुति दी और उसके साथ विवाह की रस्में पूरी कराई। विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। मूल रूप से भारत के रहने वाले मूलचंद त्यागी ने कैलिफोर्निया से भारत आकर बेटी का विवाह किया। सयाना के गांव बीटा के रहने वाले मूलचंद त्यागी कैलिफोर्निया में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। वह 1987 में कैलिफोर्निया चले गए थे। उनकी बेटी सृष्टि का विवाह तय हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की सारी रस्में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न कराई। अफ्रीका से बारात लेकर आए दूल्हे ने कैलिफोर्निया के दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। विदेशी मेहमानों ने भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। 12 से अधिक देशों से आए विदेशी मेहमान भारतीय रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई गई शादी में शरीक हुए। सभी विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। विदेशी मेहमानों के स्वागत में पुष्प वर्षा की गई। देर रात तक चले रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। और हम पूरी बारात लेके आए हैं अफ्रीका से सृष्टि को लेने, बीटा गांव से। 12 डिफरेंट कंट्री से आए हैं और हमने शादी इंडिया में ही करनी थी क्योंकि इंडिया हमारी भारत माँ है। हम उसको बहुत स्पेशल मानते हैं। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ से ही हैं, दिल्ली से, और हम पूरा शोर शाम करके आए हैं और आज हमारी रिसेप्शन चल रही है। आजकल आप किस जगह रहते हैं? आजकल हम कैलिफोर्निया में रहते हैं। वहाँ पे मैं एप्पल में काम कर रहा हूँ और हम अभी वापस कैलिफोर्निया जाएंगे शादी के बाद। ये कैसे तय किया कि आपने भारत में शादी करेंगे, क्योंकि यूरोप कंट्री है और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप शादी कर सकते थे, बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन आपने भारत को ही क्यों चुना? क्या वजह रही? भारत माँ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, तो हमें यहाँ पे ही करनी थी अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 8 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना दनकौर थाना क्षेत्र के 8 किलोमीटर के बोर्ड के पास आगरा से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ता पर हुआ है। एक कैंटर ने 2 कारों को टक्कर मारी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल की घटना के बाद अब हालात काबू में हैं। मौके पर भारी मात्रा में पथराव हुआ, कई पत्थर बिखरे पाए गए, सड़कों पर गाड़ियां जलाई गई। इसके साथ ही इलाके के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में 3 लोगों की मौत के बाद उनकी पहचान की जा रही है, तो वहीं घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। संभल पत्थरबाजी की घटना पर मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश से 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे किया जाना था। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था।
इसी दौरान कुछ लोग एकत्रित होकर जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे। वहां पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा मौजूद थी, हालांकि कुछ समय बाद वो पथराव करने लगे। लोगों की पहचान की जा रही है कि कौन इसमें शामिल थे। घटना में एसपी और हमारे जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। सर्वे की टीम अपना काम करके रवाना हो चुकी है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि संभल की घटना गंभीर है। जानबूझकर सर्वे की टीम माहौल खराब करने के लिए संभल भेजी गई, जिससे कि चुनाव पर चर्चा ना हो सके। संभल में जो हुआ वो सरकार ने जानबूझकर कराया है ताकि चुनाव की जालसाजी पर बात ना हो सके। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया, और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। चरण, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर, और कैसे इस पूरे आगजनी, प्रदर्शन, हिंसा, इन सब चीजों की शुरुआत हुई और लोगों के हताहत होने की भी खबर आ रही है? जो भी जानकारी आपके पास है दर्शकों से साझा कीजिए। जी, जब सुबह 7:30 बजे का वक्त था और उस समय जो है सभी टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद पहुंची थी कि यहाँ पर मंदिर है या फिर मस्जिद है। इसको लेकर लगातार लोग जो है जानकारी मिली तो लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, साथ ही आगजनी जैसी घटनाएं शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो प्राइवेट पुलिस की गाड़ियां थी उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ये नईम, बिलाल और रोमान नाम के व्यक्ति हैं जो कि संभल में ही रहते हैं, और साथ ही लगभग 20 लोगों की घायल होने की जानकारी है। साथ ही इसमें कई लोग जो को हिरासत में पुलिस ने लिया है, पूछताछ की जा रही है, और वीडियो के आधार और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो सर्वे था दोनों पक्षों की सहमति से हो रहा था, फिर भी यहाँ पर जो इस तरह की घटना देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो ये था कि कहीं ये जो लोग जो है पहले से प्लानिंग था इनका कि यहाँ पर अगर दोबारा सर्वे होता है, क्योंकि पहली बार 19 नवंबर को हो चुका था, अब दोबारा जो है सर्वे हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है इसको प्लानिंग समझा जा रहा है कि कहीं प्लानिंग के मूड में थे कि जैसे ही अगर सर्वे टीम आती है या कोई भी यहाँ पर अधिकारी आता है तो हम ऐसी घटना को अंजाम दें। कहीं ना कहीं जो बवाल करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो उम्र है वो लगभग 20, 25, 35 के लगभग थे लोग जो इनकी एज रही है सर। तो जो नए जो यंग है, युवक हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है उन लोगों को उकसा देते हैं। और ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा चरण। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं मेरठ एसटीएफ ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो पंजाब से हथियार लेकर यूपी, दिल्ली और बिहार के जिलों में उसे सप्लाई करता था। उसके पास से 17 बंदूक और 700 कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है कि अभी तक वह किसे किसे हथियार बेच चुका है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि एक हथियार तस्कर पंजाब से बड़े पैमाने पर हथियार लेकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करता था। टीम ने आधी रात को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में घेराबंदी करके हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना नाम रोहन बताया है। रोहन के पास से 5 सिंगल बैरल और 12 डबल बैरल बंदूक और कारतूस बरामद हुआ है। रोहन ने यह भी बताया कि वह इन हथियारों को पंजाब से लाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में सप्लाई करता था। काफी समय से वो यह काम कर रहा था।
हमारे संवाददाता राजन सोनकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजन, एक हथियार तस्कर और उसके पास से इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी पुलिस टीम के लिए एक बड़ी सफलता तो है ही, और इस गिरफ्तारी में अभी तक क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं राजन? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पर आदेश है कि किसी बदमाश को पनपने नहीं दिया जाएगा। या तो वो सलाखों के पीछे होगा या फिर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मैं इसी क्रम में लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। कल एसटीएफ को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो कार में अवैध असला भरा हुआ है, जो कहीं ना कहीं तस्करी का काम करते हैं। वहीं जब एसटीएफ ने पूरे इस मामले में घेराबंदी करी, जब उस पूरे कार को घेर लिया चारों तरफ से और वहां से जवाबी फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है एसटीओ ब्रजेश कुमार की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, उनके बयानों में साफ तौर पर कहा गया है। तो जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो पता चला 17 से ज्यादा उसमें अवैध असला थे और 400 से ज्यादा उसमें अवैध कारतूस बरामद हुए। वहीं पूछताछ में आरोपी ने ये जो तस्कर था, इसने कबूल किया है कि उसके 4 अन्य साथी थे जो मौके से भाग निकले हैं और ये मेरठ और दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब से लाकर ये बेचा करते थे। वहां से 40 से 50 हजार रुपए में असला खरीदा जाता था और वहीं दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बिहार में इन्हें 80,000 से 1 लाख रुपए में इसकी बेचा जाया करता था। वहीं ये हथियार जो है बड़े स्तर पर यहाँ पे तस्करी की जा रही थी। एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीओ ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो लाजमी है, देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर एपीएन अपने स्क्रीन पर दिखा रहा है दर्शकों को कि किस तरीके से भारी तादाद में असला मिला है। अभी आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं जो इसका मुख्य सरगना है उसका नाम अनिल बताया गया है। क्या यह भी खुलासा हो पाया है राजन कि ये कुछ लोग ही काम करते थे, या फिर जिस हिसाब से असलहा बरामद हुआ है ये एक नेक्सस की ओर भी इशारा कर रहा है? इसके ऊपर भी कुछ जानकारी मिली है क्या? हाँ, बिल्कुल एक बड़ा ये गिरोह चल रहा है, बड़े स्तर पर चल रहा है, क्योंकि अब से पहले एक आरोपी जो अनिल, इस पूरे गैंग का जो सरगना है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से AK-47 भी बरामद हुई थी। अब जब ये तस्कर गिरफ्तार हुआ जिसका नाम रोहन बताया गया है, इसने अपना खुद बताया कि जो इस पूरे गैंग का सरगना है वो अनिल है और अनिल के पास से AK-47 उस दौरान बरामद हुई थी। लेकिन अब जो रोहन है, रोहन के पास से 17 से ज्यादा असले और 400 से ज्यादा कारतूस बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रैकेट है जो चल रहा है और इस पूरे रैकेट का जो पर्दाफाश है वो बहुत जल्द एसटीएफ और मेरठ की पुलिस करने वाली है, क्योंकि एक आरोपी, एक तस्कर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके जो मेन सरगना है अभी भी वो मेरठ एसटीएफ की पकड़ से बहुत दूर है। जो 4 साथी फरार हो गए उन्हें भी पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।